फ्रेंड्स, एनक्लेक सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 22 प्री नेटल पीरियड, जिसके 3 पार्ट अपन स्टडी कर चुके हैं, पहले वो देख लेना। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला अपन सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे, इतना डिटेल में दिया हुआ भी नहीं है इसमें। तो एज है, यदि एज लेस देन 20 ईयर हो या फिर मोर देन 35 ईयर हो तो इट इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट एडोलसेंस प्रेगनेंसी यानी अर्ली प्रेगनेंसी, ये भी क्या है, एक प्रकार से प्रेगनेंसी के लिए रिस्क फैक्टर है, क्योंकि मेटरनल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बिल्डअप नहीं होता है, मदर की जो बॉडी है वो बिल्डअप नहीं होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन की कमी होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि लैक ऑफ फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी कैन कोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन ए बेबी। फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी क्या कोज करता है, होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज कर सकता है। नेक्स्ट अगला रिस्क फैक्टर क्या है प्रेगनेंसी के लिए, जेनेटिक कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल कोई डिफेक्टिव जीन है जो कि इनहेरिटेंस हो सकता है जिसका, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी कोज कर सकता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ हेल्थ केयर, यदि मदर को प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में भी ये भी क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट एनी मेडिकल कंडीशन, कोई डिजीज कंडीशन हो मदर को तो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है प्रेगनेंसी के लिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, या सब्सटेंस अब्यूज़ लाइक एल्कोहल यूज़ कर रही हो, कंज्यूम कर रही हो मदर, तो ये सारे क्या हैं, ये रिस्क फैक्टर हैं किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटीपार्टम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि एएनसी एंटीनेटल चेकअप जो है उसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है अनक्लिक्स में, ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। 28 से 32 वीक का प्रेगनेंसी हो तो एवरी 4 वीक यानी प्रत्येक 4 सप्ताह से एक बार एएनसी को जाना है, एंटीनेटल चेकअप को जाना है। 32 से 36 वीक का प्रेगनेंसी हो तो उस दौरान अपने को एवरी 2 वीक यानी प्रत्येक 2 सप्ताह से एक बार जाना होता है एएनसी के लिए। नेक्स्ट 36 से 40 वीक पर एवरी वीक पर सप्ताह में, हर सप्ताह में एक बार, ठीक है, एएनसी के लिए, एंटीनेटल चेकअप के लिए जाना चाहिए, एएनसी करवाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेस्ट है सारे के सारे, ब्लड टाइपिंग एंड आरएच फैक्टर। एबीओ टाइपिंग परफॉर्म टू डिटरमाइन वुमेन्स ब्लड टाइप इन एबीओ एंटीजन सिस्टम। एबीओ सिस्टम, एबीओ ए है, ब्लड ग्रुप बी है, एबी है, ठीक है, या ओ है, ये अपने को फाइंड आउट करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट आरएच टाइपिंग डन, आरएच टाइपिंग जो है वो जरूरी है। आरएच पॉजिटिव होता है या तो, या फिर आरएच नेगेटिव होता है। आरएच पॉजिटिव का मतलब होता है कि आरएच जो एंटीजन है, रिसस जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है ब्लड में, और आरएच नेगेटिव का मतलब होता है कि ये एंटीजन अब्सेंट है, ठीक है, तो ये फाइंड आउट करवाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इफ क्लाइंट यानी मदर जो है आरएच नेगेटिव एंड हैव नेगेटिव एंटीबॉडी, आरएच नेगेटिव है इसका मतलब एंटीबॉडी नहीं है उसमें, ठीक है, बट हर बेबी इज आरएच पॉजिटिव, ये और उसका बेबी जो है वो, उसके घर में जो बच्चा है वो आरएच पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में मदर शुड रिसीव आरएच एंटी डी रेहोगम जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, एट 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। गर्भावस्था के 28वें सप्ताह पर उसको क्या करना चाहिए, रेहोगम जो इंजेक्शन है वो लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं दैट इज क्लाइंट ऑल्सो रिक्वायर रेहोगम विद इन 72 आवर आफ्टर डिलीवरी इफ इन्फेंट आरएच पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो क्या है, यदि सिंपल सा बताता हूँ मैं आपको, यदि मदर जो है, मदर ये है फीटस, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव, और फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में मदर को क्या करना चाहिए, 28वें सप्ताह पर आरएच जो डी है, एंटी डी है, रेहोगम जिसको बोलते हैं, 28वें सप्ताह पर लेना चाहिए, और डिलीवरी होने के तुरंत बाद यानी 72 घंटे के अंदर अंदर क्या करना चाहिए, आरएच जो रेहोगम है, आरएच डी जो है वो लेना चाहिए। ये 2 इंजेक्शन उसको लेने चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट है रूबेला टाइटर। अगला जो जांच है, डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो करवानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, रूबेला टाइटर, ठीक है। क्या है इसमें, ये देखिए, इफ रूबेला टाइटर, ये एक तरह से ब्लड की जांच है। रूबेला जो वायरस है उसका क्या किया जाता है, उसका स्ट्रेंथ देखी जाती है, तो यदि ये स्ट्रेंथ जो है लेस देन 1:8 हो तो इसका मतलब क्या होता है, रूबेला इन्फेक्शन प्रेजेंट। ये मोर देन 1:8 होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब तो है कि इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। और यदि ये रेशियो जो रूबेला टाइटर का रेशियो है, यदि ये रेशियो लेस देन 1:8 है तो उस कंडीशन में रूबेला इन्फेक्शन में अकर, ठीक है, रूबेला वैक्सीनेशन जो है वो लेना चाहिए मदर को, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ये जो वैक्सीन है प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए,
ठीक है, मदर इन सेंस फीमेल को लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में ये रूबेला की जो वैक्सीन है ये अवॉइड की जाती है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सीबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट काउंट जो है ये सीबीसी में चेक की जाती है, साथ ही साथ एच भी चेक किया जाता है, एचसीटी हीमोटोक्रिट लेवल चेक किया जाता है। और एक बात इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी है कि यदि एच बी लेवल लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर हो और उसके साथ में हेमेटोक्रिट लेवल लेस देन 30% हो, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन किसको इंडिकेट करती है? एनीमिया को इंडिकेट करती है। मदर को आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना सीबीसी। नेक्स्ट अगली जांच क्या है? पेप्सीमियर, सभी को पता है, पेपनिकलाउ स्मीयर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर सर्विक्स का सैंपल लेकर के और उसको क्या किया जाता है? अंडर माइक्रोस्कोपी जांच किया जाता है ताकि कोई सर्वाइकल कैंसर का प्रॉब्लम उसको मदर को न हो। ठीक है, सर्विक्स कार्सिनोमा जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पेप्सीमियर एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ है वो तो नहीं है, ठीक है, मदर को, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कुछ एक सर्वाइकल सैंपल लिए जाते हैं और किसको फाइंड आउट किया जाता है? सिफिलिस और गोनोरिया जैसे इन्फेक्शन है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो तो नहीं है मदर को। ठीक है, नेक्स्ट सिकल सेल स्क्रीनिंग, सिकल सेल एनीमिया की जांच के लिए सिकल सेल स्क्रीनिंग की जाती है, चेक फॉर द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें सिकल सेल आइडेंटिफाई की जाती है। नेक्स्ट ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस को एग्जामिनेशन करने के लिए। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन किसके लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और प्रेगनेंसी में कौन कौन से टेस्ट की जाती है? जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसका दूसरा नाम है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट भी इसको बोलते हैं, GCT। ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखना, एम्स में बहुत बार पूछी जाती है ये शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, पूछी नहीं जाती है, ये शॉर्ट फॉर्म दी जाती है क्वेश्चन के अंदर और अपन सोचते हैं कि है क्या, ये क्या पूछ लिया। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, हाँ, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? डायबिटीज मेलाइटिस के लिए किया जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यदि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 mg/dl हो यानी भूखे पेट वाला, और HbA1c, ठीक है, HbA1c जो है यानी 90 दिन वाला जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर ये 6.5% हो, और यदि रैंडम या फिर पोस्ट प्रेमडियल ग्लूकोज लेवल है, रैंडम या फिर पोस्ट प्रेमडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि 200 mg/dl है तब तो क्या है? नॉर्मल है। और यदि इन रेंज से यदि ज़्यादा है, मोर देन दिस वैल्यू, ठीक है, मोर देन दिस वैल्यू, इन वैल्यू से ज़्यादा है तो उस मदर को क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ठीक है, तो ये टेस्ट करवाना है। हो गया, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस जो है ये करवाना जरूरी होता है, यूरिन कल्चर करवाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताता है ये। यूरिन टेस्ट ग्लूकोज के लिए और प्रोटीन के लिए स्पेशली अपने को करवाना होता है। तो यदि प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो इसका ये किसका इंडिकेशन है? प्री एक्लेम्सिया का इंडिकेशन है, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, ठीक है, और एडिमा, एनासार का, ये सब इसके किसके फीचर्स हैं? प्री एक्लेम्सिया के फीचर्स है। तो ये यूरिन टेस्ट और कल्चर करवाना जरूरी होता है। एक चीज़ छोटी सी बीच में एडिट कर देता हूँ कि एनक्लेक्स की ये जो मैं क्लासेस बना रहा हूँ ना, ये नोट्स बनाता हूँ मैं पहले आप लोगों के लिए, उनको थोड़ा अच्छे से देखता हूँ, शॉर्ट तरीके से आप लोगों को किस प्रकार से समझाऊँ, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो ये 100, 200, 400 जो व्यूज़ है ना, प्लीज़ इनको इंक्रीज़ कीजिए और इनको अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। मैं तो फिर भी डालूंगा, अगर 100 व्यूज़ आएंगे तो भी वीडियो डालूंगा, लेकिन प्लीज़ आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी की बात कर लें तो प्रेगनेंसी में 3 बार सोनोग्राफी करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के बिगिनिंग में करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चेक, ये किसके लिए की जाती है? चेक फिटस। एक तो फिटस को चेक किया जाता है इसमें, और विसराव जो अंदर की इंटरनल ऑर्गन है मदर्स के, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है बायोफिजिकल प्रोफाइल। तो इट इज़ ए नॉन इन्वेजिव असेसमेंट ऑफ फिटस यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर। USG अल्ट्रासोनोग्राफी को और साथ ही साथ जो फीटल मॉनिटर है उसको यूज़ करते हुए नॉन इन्वेजिव मेथड है, किसके लिए? फिटल वेलबींग को चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वन, डोपलर ब्लड फ्लो एनालिसिस। तो एक प्रकार का क्या है? ये भी USG है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, जिसके अंदर क्या असेस किया जाता है? टू असेस द ब्लड फ्लो टू फिटस एंड प्लेसेंटा, कि फिटस को प्लेसेंटा के थ्रू यानी मदर के थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो प्रॉपर जा तो रहा है ना, ठीक है, सर्कुलेट हो तो रहा है ना, वो जांच करना। नेक्स्ट है परकुटेनियस अम्बलाइकल ब्लड सैंपलिंग। परकुटेनियस का मतलब स्किन से होते हुए, कहाँ की स्किन? मदर का जो एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन है, वहाँ से होते हुए अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वहाँ तक पहुँचना और अम्बलाइकल कॉर्ड का ब्लड सैंपल लेना। अम्बलाइकल कॉर्ड किस किस के बीच में है? प्लेसेंटा के बीच में और फिटस के बीच में। ठीक है, वहाँ से क्या करना? ब्लड का सैंपल लेना। किसके लिए चेक किया जाता है? देखिए जितने भी ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, प्लेसेंटा से हो चाहे अम्बलाइकल कॉर्ड हो,
ठीक है। जो अम्बिलिकल आर्टरी वेन है वहाँ से हो तो ये किसके लिए किया जाता है, जेनेटिक एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बार बार आएगा ये नाम। जितने भी ब्लड सैंपलिंग किए जाते हैं जो फिटस को जा रहे हैं वो सब के सब ब्लड सैंपलिंग किसके लिए किए जाते हैं, जेनेटिक अबनॉर्मलिटी को असेस करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। चलिए ये हो गया परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग। चलिए नेक्स्ट वन क्वाड स्क्रीनिंग। क्वाड स्क्रीनिंग क्या किया जाता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी ब्लड सैंपल ही लिया जाता है इसमें भी, ठीक है, लाइक डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, डीएनए टेस्टिंग। ये किया जाता है किसके लिए, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के लिए। नेक्स्ट है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, ठीक है, जो कोरियोनिक विलाई है उन विलाई से ब्लड लेना और उस ब्लड को क्या करना, एग्जामिन करना, ठीक है। कोरियोनिक विलाई इज द पार्ट ऑफ ए प्लेसेंटा, ठीक है। तो पर्पज़ क्या है इस टेस्ट का, टू डिटेक्ट जेनेटिक टेस्ट, जेनेटिक जो अबनॉर्मलिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने बताया ना, जितने भी ब्लड सैंपल जो कि फिटस को जा रहे हैं उन सभी ब्लड सैंपल का एक ही कारण है, जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये कब लिया जाता है, कब किया जाता है टेस्ट, 10 से 13 वीक के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उस फ्लूइड का सैंपल लेना और एग्जामिनेशन करना। कब किया जाता है ये टेस्ट, 15 से 20 वीक पर किया जाता है। जेस्टेशनल 15 to 20 वीक जो है उस टाइम पे ये टेस्ट किया जाता है। पर्पज़ क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट वन किक काउंट टेस्ट, फिटल मूवमेंट काउंट की जाती है फॉर फिटल वेलबिंग। 28वें सप्ताह पर किया जाता है प्रेगनेंसी के। इसमें क्या किया जाता है, मदर को बोलते हैं कि जो अंदर बच्चा जब भी किक मारे तो आपको बताना है, ठीक है। तो 2 घंटे में 10 मूवमेंट्स, यदि 10 टाइम्स एटलीस्ट बच्चा किक कर रहा है तो इसका मतलब इट इज़ नॉर्मल, और यदि 10 मूवमेंट से कम हो रहे हैं तो इसका मतलब अबनॉर्मलिटी। अगला जो टेस्ट है दैट इज फर्न टेस्ट या नाइट्रोजन टेस्ट। तो इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड टेस्ट टू चेक एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का टेस्ट है। सैंपल कहाँ से लेंगे, सर्विक्स और वेजाइना का सिक्रेशन लेंगे, ठीक है, और उस सिक्रेशन में क्या किया जाता है, इसको अंडर माइक्रोस्कोपी चेक किया जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए फर्न टेस्ट या नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। सैंपल कहाँ से लेंगे, सर्विक्स और वेजाइना का सिक्रेशन लेंगे फॉर द फाइब्रोनेक्टिन। फिटल फाइब्रोनेक्टिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि फिटल की मेच्योरिटी को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो देखिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा इसके लिए, 22 से 34 सप्ताह रहेगा, ठीक है। रिजल्ट यदि पॉजिटिव, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट का रिजल्ट की बात हो रही है, यदि पॉजिटिव रहता है या फिर नेगेटिव रहता है। यदि पॉजिटिव रहता है तो इसका मतलब यह है कि फिटल जो है फिटस मेच्योर है, ठीक है, और 1 से 3 वीक पर क्या हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है। और यदि नेगेटिव टेस्ट होगा तो इसका मतलब लेटर डिलीवरी, यानी कुछ टाइम ठहर करके डिलीवरी की प्रोबेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का एग्जामिनेशन ये भी प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट। कब किया जाता है, 3rd ट्राइमेस्टर में किया जाता है। चेक द फिटल वेलबींग एट 3rd ट्राइमेस्टर। 3rd ट्राइमेस्टर में फिटल वेलबींग को चेक करने के लिए एनएसटी किया जाता है। अब प्रोसीजर क्या रहता है, मदर को सुपाइन पोजीशन दे देते हैं, एक कार्डियो टोकोमीटर जो है वो एब्डोमेन पे अप्लाई किया जाता है और मदर का फिटल हार्ट रेट आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए अब रीडिंग की बात करते हैं। तो यदि 20 मिनट में फिटल हार्ट रेट कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम मोर देन 50 बीट पर मिनट से ऊपर जाता है, ठीक है, फ्रॉम बेस लाइन, यानी कि जो बेस लाइन अपना 110 जनरली 110 रहता है फिटस का हार्ट बीट, ठीक है। तो इस बेस लाइन से कम 15 बीट पर मिनट बढ़ना, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, 125 एटलीस्ट, ठीक है। ये हार्ट बीट 20 मिनट में कम से कम 2 बार जाना चाहिए बच्चे का, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो बढ़ा हुआ हार्ट बीट है, यह जो बढ़ा हुआ हार्ट रेट है, फिटल हार्ट रेट है, ये एटलीस्ट 15 सेकेंड तक रिमेन करना चाहिए, रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। यदि ऐसा होता है तो ये क्या है, फिटस नॉर्मल है, नॉर्मल टेस्ट है, ठीक है। वापस बता देता हूँ, एनएसटी का मतलब क्या होता है, एक मदर को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया, उसके एब्डोमेन पे कार्डियो टोकोमीटर जो है वो अप्लाई कर दिया। कार्डियो टोकोमीटर अप्लाई करने के बाद में मदर का जो फिटस का जो हार्ट रेट है उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो 20 मिनट में, अच्छे से समझ लेना, ये कहीं समझ में नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है ये। कार्डियो टोकोमीटर एब्डोमेन पे अप्लाई करने के बाद में फिटल हार्ट रेट मॉनिटर की जाती है। जनरली बेसलाइन फिटल हार्ट रेट कितनी होती है, 110 बीट होती है बच्चे की, ठीक है। तो कार्डियो टोकोमीटर अप्लाई करने के बाद में 20 मिनट में, यानी विद इन 20 मिनट्स बच्चे का जो फिटल हार्ट रेट है वो 2 बार, कम से कम 2 बार 2 टाइम्स बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए,
15 बीट पर मिनट बढ़ना चाहिए। कहाँ से 15 बीट बढ़ना चाहिए? बेसलाइन से बढ़ना चाहिए। बेसलाइन कितना होता है? 110। तो यानी कि कहने का मोटा मोटी मतलब है कि 110 में 15 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 125 बीट जो है 125 बीट पर मिनट जाना चाहिए। 20 मिनट में 2 बार 125 बीट पर मिनट जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो 125 बीट पर मिनट गया है ये कम से कम 15 सेकंड तक रिमेन होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट में मैंने यही बात बताई है, ठीक है। हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको पढ़ के एनक्लिक्स पढ़ना आराम से आप पचा लोगे, ठीक है। तो यदि ऐसा होता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल टेस्ट बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कंफ्यूज करेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। क्या चीज़ कंफ्यूज करेगी? कि यदि ऐसा हो रहा है तो उस टेस्ट को बोलेंगे नेगेटिव, नॉर्मल टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट, रिएक्टिव फिटस, रीएश्योरिंग फिटस। ये सभी एक ही नाम है, ध्यान रखना। यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट किसको बोलेंगे? नेगेटिव को बोलेंगे। कंफ्यूज मत होना, किताब की लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करेगी। नॉर्मल का मतलब नेगेटिव, ठीक है। नॉर्मल नेगेटिव, ठीक है। और यदि ये 20 मिनट में 2 बार हार्ट रेट ऊपर नहीं जाती है, 15 बीट पर मिनट से ऊपर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब इफ़ नॉट, यदि ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा यदि नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में इफ़ नॉट इंक्रीज फिटल हार्ट रेट देन इट इंडिकेट अबनॉर्मल CST। उसको बोलेंगे अबनॉर्मल CST या फिर पॉजिटिव NST, अबनॉर्मल NST या फिर पॉजिटिव NST, ठीक है। अबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ध्यान में रखना। उल्टा है ये, नॉर्मल नेगेटिव, अबनॉर्मल पॉजिटिव NST, ठीक है। तो अबनॉर्मल यदि NST आ जाए तो अपने को कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो कि आगे पढ़ेंगे उसके लिए मदर को भेजा जाता है कि वो करवाओ आप, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ लेना, वीडियो बैक करके समझ लेना, ठीक है। इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, CST की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, नाम से पता चल रहा है कि 3rd ट्राइमेस्टर में तो करेंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन दिया जाएगा मदर को, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन दिया जाएगा। और कब किया जाएगा? कब किया जाता है ये टेस्ट? जब NST अबनॉर्मल आता है। NST जब अबनॉर्मल आता है, NST जब अबनॉर्मल हो या NST पॉजिटिव हो, एक ही बात है, मैंने बताया अभी, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर आगे CST के लिए मदर को भेजा जाता है, तो उस कंडीशन में CST करते हैं। तो देखिए है क्या ये टेस्ट? प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। मदर का जो यूट्रस है उसको ऑक्सीटोसिन वगैरह दे करके कॉन्ट्रैक्शन पैदा किए जाते हैं, ठीक है। एंड मॉनिटर फिटल हार्ट रेट टू चेक फिटल वेलबिंग को चेक किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन दे करके मदर को कॉन्ट्रैक्शन देंगे, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन देंगे और बच्चे का फिटल हार्ट रेट चेक करेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्शन को, उस अबनॉर्मलिटी को बच्चा झेल पा रहा है या नहीं झेल पा रहा है। बेसिकली मतलब इसका ये है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन या फिर निप्पल रब, मदर को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देंगे या फिर निप्पल रब से भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लगते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये काम करेंगे। तो पहला काम तो अपन ने कॉन्ट्रैक्शन दे दिए। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन देने के बाद में नो लेट या नो वेरिएबल डीएसिलरेशन का मतलब होता है फिटल हार्ट रेट का घटना, ठीक है। तो यदि कॉन्ट्रैक्शन देने के बाद में नो डीएसिलरेशन, ठीक है, कोई डीएसिलरेशन नहीं हो रहा है, फिटल हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी बच्चा घबरा नहीं रहा है, बिल्कुल भी उसकी हार्ट रेट कम नहीं हो रही है, तो ये नॉर्मली तो बात है ना, ठीक है। तो उसको बोलेंगे नॉर्मल CST, नेगेटिव CST, रिएक्टिव CST या रीएश्योरिंग CST। चारों नाम एक ही है। इतने नाम मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अलग अलग नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। वापस सुन लीजिए, मदर को कॉन्ट्रैक्शन दिया, देने के बाद में नो लेट डीएसिलरेशन हो रहा है, ठीक है। फिटल हार्ट रेट यदि बिल्कुल भी नहीं घट रही है बच्चे की तो उसको बोलेंगे नो लेट डीएसिलरेशन या फिर नो वेरिएबल डीएसिलरेशन। इसका नाम ही है ये, ठीक है ना, ये नाम ही रटना आपको, नो लेट डीएसिलरेशन या नो वेरिएबल डीएसिलरेशन। अब ये नाम क्यों, ये इस बात पे नहीं जाना, ये नाम है, इसको एज इट रट लीजिए। नो लेट डीएसिलरेशन, नो वेरिएबल डीएसिलरेशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन देने के बाद भी फिटल हार्ट रेट नहीं घट रहा है तो बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। और
यदि इफ डीएसिलरेशन, यदि फीटल हार्ट रेट घट रही है, डीएसिलरेशन का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट घटना। यदि डीएसिलरेशन हो रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन अपन ने बच्चे को, मदर को दिया, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन दिया और बच्चे की फीटल हार्ट रेट घट गई, ठीक है, तो इसका मतलब तो बच्चा कमजोर है, बच्चा डर गया, फीटल हार्ट रेट उसकी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, ये अबनॉर्मलिटी है, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन में, 4 प्रकार है डीएसिलरेशन के। एक है वेरिएबल डीएसिलरेशन, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। एक होता है वेरिएबल डीएसिलरेशन, ठीक है, एक होता है अर्ली डीएसिलरेशन, एक होता है एसिलरेशन। एसिलरेशन तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन दिया और एसिलेशन हार्ट रेट बढ़ी, हार्ट रेट जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसका मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। और एक होता है लेट डीएसिलरेशन, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल डीएसिलरेशन का कारण क्या होता है, ये कारण पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मदर का कोड, यदि अम्बलाइकल जो कोड है वो प्रोलेप्स हो गया है, ठीक है, वो बाहर निकल गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिटस का जो हार्ट रेट है वो घट जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल डीएसिलरेशन बोलते हैं। अर्ली डीएसिलेशन का मतलब क्या होता है कि कई बार बच्चे का हेड कंप्रेशन की वजह से, यानी जो अम्बलाइकल कोड है उस कोड को के ऊपर क्या होता है, हेड का कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट बीट जो है वो बच्चे की घट जाती है, उसको बोलते हैं अर्ली डीएसिलेशन, ठीक है। एक होता है लेट डीएसिलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, यानी प्लेसेंटा में ब्लड ही प्रॉपर नहीं है, ठीक है, ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उसकी वजह से फेटल हार्ट रेट घटना क्या कहलाता है, लेट डीएसिलेशन कहलाता है, ठीक है। और एसिलरेशन को सभी को पता ही है, एसिलरेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का फेटल हार्ट रेट जो है वो नहीं घटना, ठीक है, नहीं घटना क्या कहलाता है, एसिलेशन, ठीक है। तो देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे अपन, वेरिएबल, आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताओ वेरिएबल डीएसिलेशन है तो उसका कारण क्या होगा, उसका कारण क्या है, तो आप बता दो कि कोड प्रोलेप्स उसका कारण है। अर्ली डीएसिलेशन का कारण क्या है, हेड कंप्रेशन। एसिलेशन हो रहा है इसका मतलब ओके बच्चा नॉर्मल है। लेट डीएसिलेशन का कारण क्या है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अब देखिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, वी मैंने क्या मतलब पहले से बनी हुई थी कहीं पर, मैं तो आपको बता रहा हूँ सीधा, VEAL वेल, CHOP, वी ये रहा VEAL CHOP, ये वेल चॉप ध्यान में रखना, ठीक है। और इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 22 है वो आज समाप्त होता है, कल अपन नया चैप्टर स्टडी करेंगे। धन्यवाद।